हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपने भारत छोड़ो आंदोलन को देख रहे हैं। देखो ये क्यों शुरू हुआ, क्या वजह थी। आजादी का सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है ये। ऐसा था 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई है, दूसरा विश्व युद्ध। और यहां पर अंग्रेजों को ऐसा लग रहा था कि यार जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1914 से 1918 के बीच में भारतीय सैनिकों ने हमारा साथ दिया था, ऐसे ही इनको सेकंड में भी देना चाहिए, इनको कुछ लॉलीपॉप देते हैं हम। तो ऐसा उन्होंने सोचा। तो 1940 में ना प्रधानमंत्री बन गया था ब्रिटेन का चर्चिल, समझ गए। और चर्चिल प्रधानमंत्री 1945 तक रहा। हालांकि ये बाद में भी 1951 से 1955 के बीच में प्रधानमंत्री रहा है, लेकिन हम बाद की बात नहीं करते, हम ये वाली बात करते हैं, मेन बात। 1942 इसने दिमाग लगाया कि क्यों ना भारतीयों को थोड़ी लॉलीपॉप फेंकी जाए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी 1939 से 1945 के बीच। तो इसने 11 मार्च को है ना क्या काम किया कि क्रिप्स मिशन को है ना उसकी घोषणा कर दी और भारत के लिए भेज दिया। अब भारत जो है वो 23 मार्च में आ गया क्रिप्स मिशन। स्टीफर्ड क्रिप्स थे, वो सिर्फ सिंगल ही सदस्य थे, उसमें और कोई नहीं था, बस वो सिंगल ही जने आए थे। तो वो यहां आए और उन्होंने आके लंबी लंबी फेंकना शुरू किया, ठीक है, लुभाना शुरू किया। उन्होंने बोला कि देखो आप हमारा साथ दीजिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और हम आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे और एक संविधान सभा भी बनाएंगे जो संविधान का निर्माण कर सके। ठीक है, क्या करेंगे हम, एक संविधान सभा भी बनाएंगे, हम एक डोमिनियन आपको स्टेट का दर्जा दे देंगे। ओके भाई, ध्यान रखोगे, डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे आपको, ये भी उन्होंने बोल दिया। ठीक है, और बोला कि भाई इसके साथ साथ आपको यह भी अधिकार देंगे कि जो रियासतें यहां पर अगर वो स्वतंत्र रूप से रहना चाहती हैं तो स्वतंत्र रूप से रह सकती हैं। भारत के ही अंदर अगर कोई वो अपना अलग से एरिया चाहती है रहने के लिए तो वो रह सकती हैं। ओके, अब ये भी बात हुई कि जो रियासत भाई स्वतंत्र रहना चाहती है वो रह सकती है, भारत संघ में शामिल नहीं होना चाहती है तो मत हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी। अब इसको सबने नकारा, जैसे कि इसको कांग्रेस ने भी नकारा, कांग्रेस ने इसको नकार दिया पूरी तरीके से। तो भाई साहब ये तो भविष्य वाली चीजें नहीं चाहिए, हमें फ्यूचर वाली चीजें नहीं चाहिए, हमें अभी स्वतंत्रता चाहिए, समझ गए। तो उन्होंने भविष्य वाली चीजों को बिल्कुल नकार दिया। मुस्लिम लीग ने इसलिए नकार दिया कि जो वो धर्म के आधार पर नया देश बनाना चाहते थे वो मांग इसमें एक्सेप्ट ही नहीं थी, वो मांग इसमें थी ही नहीं, तो इसको मुस्लिम लीग ने भी नकार दिया, समझ गए। मुस्लिम लीग भी बोली कि भाई निकल ले भाई, हमें नहीं चाहिए तेरा हिसाब किताब, ठीक है, उसने भी इसको नकार दिया। ठीक है, अब गांधी जी ने इसको बोला पोस्ट डेटेड चेक, समझ गए, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, यानी कि ऐसे बैंक का चेक जो दिवालिया हो चुका है, समझ गए। बोले इसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब जाइए। तो यहां पर अंग्रेजों की बड़ी बेइज्जती सी हुई, यार ये तो बड़े कैड़े पड़ रहे हैं यहाँ पर। इंडियंस को पता था, गांधी जी को पता था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के हालात पतले हो चुके हैं और यहां पर ब्रिटेन के ऊपर दबाव बनाया हुआ है ऑस्ट्रेलिया ने, अमेरिका ने, चाइना ने कि भाई भारत को आजाद करो, क्योंकि जापान इस समय पर बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो रहा है और वो हमें छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जापान धीरे धीरे हमारे साथ आ लिया था, इंडिया के साथ हो लिया था, मतलब इंडिया की इंडियन नेशनल आर्मी के साथ हो लिया था कि इंडियन नेशनल आर्मी के साथ मिलकर वो और बुरा जूता बजाएगा ब्रिटेन वालों पर, जहां भी ब्रिटिश सैनिक उसको देखने को मिलेंगे। तो इनको एक काम कीजिए, इनको सबसे पहले आजाद करिए, इन्हें छोड़िए पहले। तो कौन जोर बना रहे थे ब्रिटेन के ऊपर? ऑस्ट्रेलिया भी, चाइना भी, अमेरिका भी। ठीक है, अंग्रेज थोड़ा सा बैकफुट पे थे यहां पर। अब क्या हुआ, ये गया यहां से। अब गांधी जी की समझ में आ गया कि ब्रिटेन के ऊपर दबाव है कहीं ना कहीं। अब हम एक काम करते हैं, उन्होंने क्या काम किया कि 14 जुलाई को है ना वर्धा के अंदर, वर्धा कहां पर पड़ता है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। देखो एक बार आप इस थ्योरी को थोड़ा सा समझ जाओगे, आगे फटाफट क्वेश्चंस निकलेंगे। तो वर्धा महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई और उसमें उन्होंने भारत छोड़ो प्रस्ताव की बात बोली कि भाई आप मुझे भारत छोड़ो प्रस्ताव लाने दीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव लाने दीजिए, ताकि हम एक आंदोलन बड़ा चला सके। तो ठीक है, मंजूरी दे दी कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर ये समिति ने मंजूरी दे दी कि ठीक है आप ले आना, आप ये चला लेना। और गांधी जी ने ये भी बोला अगर तुम मुझे मंजूरी ना दोगे तो मैं इस देश की बालू से भी
कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा करके दिखा दूंगा अगर तुम मुझे मंजूरी ना दोगे तो। दे दी मंजूरी, ठीक है भाई, बोले कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। अब क्या हुआ, अब उसके बाद 8 अगस्त को बैठक होती है, कहां पर, 1942 को बंबई के अंदर ग्वालियर टैंक, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, बंबई के अंदर ग्वालियर टैंक में बैठक होती है और यहां से भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हो जाता है पूरी तरीके से और शुरू हो जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। यहीं पर गांधी जी करो या मरो का नारा भी देते हैं, ठीक है, और वो ये भी बोलते हैं कि सरकारी लोग अपनी जॉब ना छोड़े, कंटिन्यूअसली काम करते रहे, और जो ऐसे जमींदार हैं जो सरकार के समर्थक हैं उन जमींदारों को किसान टैक्स ना दें, और जो ऐसे जमींदार हैं जो हमारे बारे में सोचते हैं, सरकार के विरोधी हैं, उनको हम टैक्स देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और स्कूली छात्र और कॉलेज के छात्र अपनी पढ़ाई तभी छोड़े जब वो अपने दिमाग में ये ठान के आए कि हमें पूरी तरीके से आजादी चाहिए। बीच वाले नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्या भाई अदबर में छोड़ी और फिर काम भी नहीं बना वापस चले गए, ऐसी चीजें रखी गई गांधी जी ने इसमें, ठीक है। अब ये आंदोलन शुरू हो गया 8 अगस्त को, क्लियर हो जाएगा। 8 अगस्त को जब ये शुरू हो गया तो अंग्रेजों ने ऑपरेशन 0 आवर चला दिया। कौन सा चला दिया? 9 अगस्त को ऑपरेशन 0 आवर, है ना, ध्यान रखोगे, 0 आवर चला दिया, और इसके तहत बड़े बड़े नेताओं को जेल में भरना शुरू कर दिया या फिर कहीं और जगह पर नजरबंद करना शुरू कर दिया। जैसे जवाहरलाल नेहरू जी को अहमदनगर किले में उन्होंने नजरबंद कर दिया था, ठीक है, ध्यान रखोगे। और ऐसे ही राजेंद्र प्रसाद जी को पटना की बांकीपुर जेल में नजरबंद कर दिया था। ऐसे ही जयप्रकाश नारायण जी को हजारीबाग सेंट्रल जेल में नजरबंद कर दिया था। ऐसे ही गांधी जी को और सरोजिनी नायडू जी को, दोनों को आगा खां पैलेस पुणे के अंदर नजरबंद कर दिया गया था। क्लियर? ये चीज यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मामला आगे बढ़ता है, ठीक है भाई, अब मामला आगे बढ़ा तो क्या हुआ देश में ना 1942 में 8 अगस्त के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है छिटपुट छिटपुट सरकारें बनने लगी, एक समानांतर सरकारें बनने लगी। अब ये समानांतर सरकारें क्या होती हैं? समानांतर सरकारें इनको बोलते हैं जिनके पास अपना खुद का कोर्ट हो, अपने कुछ सिपाही हो, अपने कुछ रूल रेगुलेशंस हो, उसको समानांतर सरकार बोलते हैं। तो देश में ऐसी सरकारें कल्चर में भी बनी, उड़ीसा के अंदर, सतारा में बनी, महाराष्ट्र के अंदर, बलिया में बनी, यूपी के अंदर, और भी एरियाओं में बनी, जैसे कि एक एरिया ये है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब पढ़ना शुरू करते हैं, आ जाओ। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना की गई थी? और ये किसने करी थी? ये सतीश कुमार महंत ने करी थी, याद रखोगे, सतीश कुमार, है ना, ध्यान रखोगे, महंत ने करी थी, इन्होंने करी थी। और ये कब करी है? 1942 में करी है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और इसमें मतांगनी हजारा भी थी, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, मतांगनी हजारा वो भी इसी में शामिल थी, ये भी आप ध्यान रखोगे। मतांगनी हजारा का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 6000 से ज्यादा लोगों का सड़क पर उतरकर नेतृत्व किया था, समझ गए, अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये भी आप ध्यान रखोगे, बंगाल की रहने वाली थी ये, ओके। असम पहले बंगाल वाले ही रीजन में लगता था, तो ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हो। मतांगनी हजारा का नाम आप ध्यान रखोगे, ये भी आप ध्यान रखोगे। उनका भी संबंध इस जातीय सरकार से ही है, और जातीय सरकार की स्थापना इस वाली की बंगाल में किसने करी है? सतीश कुमार महंत ने करी है, बनी थी। और वो सतारा में कब से कब तक चली है? महाराष्ट्र के अंदर 1943 से 1946। ऐसी ही एक बलिया के अंदर स्थापना हुई है, और ये कब हुई है? 19 अगस्त को हुई है 1942 को, ये भी आप ध्यान रखोगे। ऐसी ही तलचर के अंदर, ठीक है भाई, तलचर उड़ीसा के अंदर भी ऐसे ही समानांतर सरकार से ज्यादा आता है ये पेपर में, ये बात ध्यान रखना कि ये कहां कहां पर ये समानांतर सरकारें बनाई गई है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन आगे, बोलते हैं किस दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए, है ना भाई, ध्यान रखोगे, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक के बारे में है? गांधी जी ने ये बोला था, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया? गांधी जी ने किया, तो हमारा राइट आंसर है ये। बोलते हैं निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सबसे पहले, ये बात ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया गया था, गांधी जी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। बोलते हैं 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? किसके द्वारा पारित किया गया है? नेहरू जी के द्वारा पारित किया गया है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, वहां पर ये बात आप ध्यान रखोगे।
भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हो गया है? 1942 को शुरू हो गया है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे 8 अगस्त को। यह कथन कि हम भारत को या तो आजाद कराएंगे अथवा आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, किसने बोला था? ध्यान रखोगे, गांधी जी ने। और ये कब बोला था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बोला था। करो या मरो का नारा भी इन्होंने भी यही दिया था। ओके, ठीक है भाई। करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? वो भी किससे है? भारत छोड़ो आंदोलन से है। ठीक है भाई, आ जाओ आगे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन युवा महिला नेता, है ना भाई, अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक बनी थी? अब बात यहां पर आ जाती है। ठीक है, तो हमें यह तो पता चल गया था कि किस किस को नजरबंद कर दिया था। अब यहां से फिर से थोड़ी सी चीज देखते हैं। कुछ लोग क्या थे कि कुछ लोग जमीनी लड़ाई भी लड़ रहे थे। कुछ को तो अंग्रेजों ने पैक कर दिया भैया अंदर ले जाके, उनको तो दबा दिया। अब कुछ लोग थे जो छिटपुट होकर यहां पर लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है भाई, उनमें से अब ध्यान रखना, जैसे मैं आपको जयप्रकाश नारायण जी का नाम लूं। जयप्रकाश नारायण जी जो थे वो हजारीबाग सेंट्रल जेल में थे। ठीक है, वहां से वो दिवाली के समय पर 1942 में भाग निकले। समझ गए भाई? क्यों? दिवाली के समय पर सैनिकों की, पहरेदारों की जो क्षमता थी जेल में वो कम हो गई थी, तो वो मौका देख के निकल लिए। और वो कहां निकल लिए? नेपाल की तरफ। ये भी आप ध्यान रखोगे, वो नेपाल की तरफ निकल लिए थे। और वहां पर उन्होंने आजाद दस्ता की स्थापना करी। इसकी स्थापना करी थी? आजाद दस्ता की स्थापना करी थी। क्लियर हो जाएगा? और भूमिगत लड़ाई उन्होंने लड़नी शुरू करी किसके साथ मिलकर? जैसे कि अच्युत, है ना भाई, ध्यान रखोगे, अच्युत पटवर्धन के साथ मिलकर। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, पटवर्धन इनके साथ मिलकर, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। जैसे कि राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर, राम मनोहर लोहिया इनके साथ मिलकर, है ना, मतलब अपना एक ग्रुप बना लिया था अच्छा खासा, क्या भाई हम नीचे एक जमीनी लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, इनके साथ में कौन थी? अरुणा आसफ अली। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, इनके साथ कौन थी? अरुणा आसफ अली भी थी। ये भी आप ध्यान रखोगे, ये भी थी। तो इन्होंने होकर दिमाग लगाया कि चलो अब हम एक जमीनी लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि हमारे बड़े नेता तो पैक है, वो तो बंद है। अब क्या हुआ? रेलवे लाइन उखाड़ना शुरू हो गया। ठीक है, डाक घरों में आग लगाना, पुलिस चौकियों में आग लगाना। समझ गए? जो चीज मिल रही है जहां से नुकसान हो सकता है अंग्रेजों का, वो करना शुरू कर दिया। आगजनी हर जगह, बहुत ज्यादा बड़ा ये आंदोलन बन चुका था। समझ गए? इनके साथ और भी नेता थे, जैसे कि हम कह सकते हैं जेबी कृपलानी भी थे। ठीक है भाई, उषा मेहता भी थी, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। छोटू भाई भी थे, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, है ना। अगर मैं छोटू भाई को देखूं, उषा मेहता को देखूं, उषा मेहता, जेबी कृपलानी को देखूं, जेबी कृपलानी, ये लोग थे। और भी थे, है ना, लेकिन पेपर में हमारे ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये लोग भी थे जो इसमें जुड़े हुए थे। जैसे आप देखते हो उड़ीसा के सीएम रह चुके हैं बीजू पटनायक, वो भी थे इसमें शामिल। ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है भाई, कौन? बीजू पटनायक, तो वो भी इसमें शामिल थे। सब लोग कहीं ना कहीं अपनी जमीनी लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है भाई, गोयनका भी शामिल थे, याद रखोगे, आरपी गोयनका जिनको बोला जाता है ना, आरपी गोयनका, वो भी शामिल थे। तो सब अपने लेवल पर इसमें लड़ाई लड़ रहे थे, जमीनी होकर, कैसे भी होकर वो लड़ाई लड़ रहे थे। ओके, अब इनमें से जो आप उषा मेहता को देखती हैं भाई, ये है जो रेडियो प्रसारण के तहत लड़ाई लड़ रही थी। रेडियो प्रसारण के लिए इनको जाना जाता है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, इनको जाना जाता है रेडियो के थ्रू, रेडियो पे बताना कि भाई क्रांतिकारियों, अब हमें अगला कदम क्या लेना है, अब हमें कैसे लड़ना है, क्या चीज करनी है। ओके, ठीक है, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, वो इसी में शामिल थी। आ जाओ नेक्स्ट पर। किसने कहा था आजादी लगभग हमारी पहुंच में है ना, हमें इसे कसकर पकड़ लेना है? कौन है? गांधी जी बोलेंगे। ठीक है भाई, ध्यान रखो, गांधी जी ने यह बात बोली थी। देखो, गांधी जी का एक और बात बता दो, उन्होंने बहुत दिमाग लगाया। गांधी जी ने क्या किया कि फरवरी 1943 आ गया चलते चलते भैया, जेल में रहते रहते, मतलब आगा खा पहले इसमें नजरबंद रहते रहते, जो पुणे के अंदर है। अब उन्होंने वहां 21 दिन की भूख हड़ताल बोल दी। अब एक बात बताओ, जब कोई भूख हड़ताल बोल देगा तो अब सरकार पे वैसे भी दबाव बनेगा, और लोग बाग जो बाहर है वो और ज्यादा उग्र हो जाएंगे, कहते अब तो अंग्रेजों को मारेंगे भाई, काट डालेंगे अब तो गांधी जी ने 21 दिन की भूख हड़ताल भी शुरू कर दी। और हालांकि गांधी जी के ऊपर, है ना, गांधी जी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर था, तो इन्होंने क्या काम करा, ये 7 मार्च को ये
है ना भाई, ध्यान रखोगे। 7 मार्च को ये भूख हड़ताल वापस ले ली थी 1943 में, ये भी आप ध्यान रखोगे। और फिर अंग्रेजों ने 1944 में जाकर इनको जेल से रिहा करा था। कितनी दूर बाद, देख रहे हो, 6 मई को, समझ गए, 6 मई 1944 को। और जब गांधी जी रिहा होकर आए थे ना जेल से, तब तक उनकी पत्नी की डेथ हो चुकी थी, समझ गए, उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। और उनके सचिव थे महादेव देसाई, उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी। उनकी पत्नी की डेथ हो चुकी थी गांधी जी की, और उनके सचिव थे महादेव देसाई, उनकी भी डेथ हो चुकी थी। महादेव देसाई की भी तब तक डेथ हो चुकी थी। तो ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जरा बताओ। वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1940 से 1946 के बीच में यही थे, समझ गए, 1940 से 1946 के बीच में यही थे कांग्रेस के अध्यक्ष। 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहां से प्रारंभ किया, आपको पता है भाई, बंबई से किया था, ठीक है भाई। आ जाओ, ग्वालियर टैंक से शुरू किया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के किस मैदान से पारित किया गया, ग्वालियर टैंक से पारित किया गया, राइट बात है, क्लियर हो जाएगा। अच्छा भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया, है ना भाई, कौन, उषा मेहता। ऑब्वियसली ऐसे बहुत सारे लोग थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही थे, इनके अलावा भी और थे। अगर मैं देखूं, जैसे एक थे मोदी करके, HP मोदी, तो उनका नाम आप लिख सकते हो, ठीक है भाई, HP मोदी। पता है इन्होंने क्या काम किया था, जो वायसराय था उसकी कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था, यह भी आप ध्यान रखोगे। वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया, कार्यकारिणी नहीं करना आपके साथ काम, ठीक है, इस्तीफा दे रहा हूं मैं तो, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर के क्वेश्चन। अब हम आगे इंडियन नेशनल आर्मी के क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, ये बोलता है INA की स्थापना कब हुई, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कब हुई। ये हुई है 1942 में। कहां पर हुई है, सिंगापुर के अंदर हुई है। किसने करी है, कैप्टन मोहन सिंह ने करी है, कैप्टन मोहन सिंह ने करी है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ये भी आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। अच्छा, इससे पहले मैं तुम्हें थोड़ी सी चीजें और बताऊं। क्या था कि 1938 में हरिपुरा के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो उसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी बने थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1939 में त्रिपुरी का अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष पद का चुनाव फिर से सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए। लेकिन गांधी जी को यह बात बुरी लगी कि दोबारा यार सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए, लोगों ने फिर से उनको वोट करी है, ठीक है भाई, बाकी मेंबर्स ने वोटिंग करके सुभाष चंद्र बोस जी को अध्यक्ष बना दिया। गांधी जी को यह बात बुरी लगी, तो फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने खुद ही इस्तीफा दे दिया, ठीक है भाई। और ये इस्तीफा जो दिया है वो 28 अप्रैल को दिया है, और 28 अप्रैल को तो इस्तीफा दे दिया। क्या हुआ कि 3 मई को जाके, 3 मई 1939 को उन्होंने जाके अपनी खुद की नई पार्टी बना ली, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। अब उनके ऊपर देखो मुकदमे भी बहुत सारे चल रहे थे, तो 1941 में वो यहां से चले गए, वो जर्मनी चले गए, ठीक है, ध्यान रखोगे। और जर्मनी में जाके हिटलर से मिले और वहां पर फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना करी और भारत के लिए समर्थन मांगा, समझ गए, फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना करी और भारत के लिए समर्थन मांगा कि भाई साहब ऐसे ऐसे आप भारत को समर्थन कीजिए और ब्रिटेन को वहां से हटवाइए, हमारे देश से हमें आजाद करवाइए, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1942 में, ये तब तक वहीं थे जर्मनी में, 1942 में सिंगापुर के अंदर कैप्टन मोहन सिंह ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कर दी। तो ये पहुंच गए 1943 में 2 जुलाई को सिंगापुर, और जाके इस इंडियन नेशनल आर्मी के सर्वोच्च सेनापति बन गए। क्या बन गए, सर्वोच्च सेनापति बन गए, ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। 1942 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई, कहां पर, सिंगापुर के अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर्वोच्च सेनापति कौन है 1943 2 जुलाई से, वो हो गए सुभाष चंद्र बोस जी, ओके, वहां पर सिंगापुर में ही। बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस जी ने इस जगह आजाद भारत की सरकार का उद्घाटन किया। आप बोलोगे आजाद भारत की सरकार, हाँ, सिंगापुर में रहकर जब वो सर्वोच्च सेनापति थे इंडियन नेशनल आर्मी के, तो उन्होंने एक अस्थायी सरकार भी बनाई थी वहां पे। क्या बनाई थी, एक वहां पे अस्थायी सरकार का गठन करा था। कहां पर, वो करा था, ध्यान रखोगे, 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के अंदर।
समझ गए, सिंगापुर के अंदर, यानी कि उन्होंने वहां पर एक अस्थायी सरकार का भी गठन किया था, ये इंपॉर्टेंट है। तो कहां पर कर रहा था, सिंगापुर में। आ जाओ नेक्स्ट पर। गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, इन्होंने ही। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर क्या है, सुभाष चंद्र बोस जी नहीं। क्लियर हो जाएगा। 1944 को इन्होंने रेडियो के थ्रू बोला था गांधी जी को कि आजादी का युद्ध शुरू हो चुका है राष्ट्रपिता, इसे स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था, पहला कैप्टन मोहन सिंह थे। तो हमारा राइट आंसर ये बोलता है सुभाष चंद्र बोस के पूर्व आईएनए का कमांडर, उनसे पहले कौन, कैप्टन मोहन सिंह है। चाहे कितना ही घुमा ले, आंसर हमारा हमें पता है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था, कैप्टन मोहन सिंह ने। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, सुभाष चंद्र बोस जी ने इसमें एक नेहरू ब्रिगेड, एक गांधी ब्रिगेड और एक सुभाष ब्रिगेड भी बनाई थी, और एक झांसी की रानी के नाम से महिला रेजिमेंट भी बनाई थी इसके अंदर। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे इस इंडियन नेशनल आर्मी के अंदर। क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। इंडियन नेशनल आर्मी किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना करी, कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी और उन्होंने ही इसकी स्थापना भी करी थी। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, जापान की आर्मी के साथ मिलकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक आई, और उसके बाद मणिपुर वाले क्षेत्र तक आ गए, ये 1944 में। और जब ये मणिपुर वाले क्षेत्र तक आ गए, फिर ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी से लड़े और ये हार गए। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भी भारतीय ही सैनिक ज्यादा थे, और इंडियन नेशनल आर्मी में भारतीय सैनिक भी थे और जापानी सेना के साथ मिलकर वो लड़ रहे थे। ठीक है, तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी जीत गई। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था कि अगर मैं जापान की सेना के साथ मिलकर अटैक करूंगा ब्रिटिश इंडियन आर्मी के ऊपर, तो सीधी सी बात है मुझे जल्दी सफलता मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका था। ब्रिटिश इंडियन आर्मी बहुत एडवांस थी और उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी और जापान की दोनों की संयुक्त सेना को हरा दिया था मणिपुर के अंदर 1944 में। क्लियर हो जाएगा। अब उनमें कुछ सैनिकों को पकड़ा गया। ठीक है, इसी इंडियन नेशनल आर्मी के कुछ सैनिकों को जब पकड़ा गया तो उनके ऊपर लाल किले पर मुकदमा चलाया गया 1945 में। ये ध्यान रखना, उन सिपाहियों के नाम आप लिख सकते हो, जैसे गुरुबख्श सिंह हो जाते हैं, प्रेम सहगल हो जाते हैं, शहनवाज हो जाते हैं। ठीक है, प्रेम सहगल है ना, ध्यान रखोगे, शहनवाज और गुरबख्श सिंह, इनके ऊपर लाल किले पर मुकदमा चलाया गया। और इनके बचाव पक्ष की जो पैरवी कर रहे थे वो कौन थे, भोलाभाई देसाई, वो प्रमुख नेता थे और नेहरू जी उनका साथ दे रहे थे। हालांकि कोर्ट मार्शल में तो इन सैनिकों को दोषी माना गया था, लेकिन वेवेल उस समय पर वायसराय था, उसने परिस्थितियों को भापा और इन तीनों सैनिकों को क्षमादान दे। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी के 3 सैनिक थे, ये बात ध्यान रख। ठीक है भाई, चलो, ये थी तुम्हारी इतनी वाली क्लास, ये थे तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। उम्मीद है यहां से अब कोई तुम्हारी दिक्कत नहीं आएगी, ये पूछा जाता है। ओके